हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं भरत कुमार और आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार। ठीक है ना। मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार इसे प्रश्न आते हैं। तो अपना जो भी आप जिस भी अपने तैयारी कर रहे हैं जिसकी भी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल अधिकार को लेकर काफ़ी प्रश्न आए हैं और वापस भी आएंगे। तो हम बात करें मूल अधिकार की, तो सबसे पहला यही प्रश्न आता है कि मूल अधिकार क्या है। क्या है अधिकार, इसी मूल अधिकार कहते हैं, ये क्या है। तो सबसे पहले जब मूल अधिकार के बारे में पढ़ना हो या ये जहन में आए तो आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार एक ऐसी परिस्थितियां हैं जो राज्य के द्वारा एक व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 लाइन लिख रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि मूल अधिकार हैं, उसके द्वारा जो मूल अधिकार हैं उसके द्वारा हम यहाँ पे बात करें तो जो मूल अधिकार क्या इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो मूल जो अधिकार हैं ये अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व निर्माण या हम कहें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। ठीक है। या इसकी हम बात करें, ये अवसर हैं। अधिकार क्या हैं? अवसर। ठीक है, जिसको कहते हैं मौका। अवसर हैं और इसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं या अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। आकांक्षाओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आपको। और अधिकार को कहें तो ये राज्य या समाज द्वारा स्वीकृत परिस्थितियां हैं। और इन परिस्थितियों का उपयोग करते हुए व्यक्ति अपना विकास करता है। तो जब भी दिमाग में जहन में आए कि अधिकार क्या है, तो अधिकार एक सुअवसर है जो व्यक्तित्व का विकास करने के, सर्वांगीण विकास करने के काम में आने वाली दशाएं भी कह सकते हैं। ये अवसर मौका है जो आकांक्षाओं की पूर्ति करता है व्यक्ति की, और राज्य और समाज के द्वारा स्वीकृत परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में रहते हुए व्यक्ति अपना विकास कर पाता है। तो जनरली हमने इसको थोड़ा अर्थ समझा है। अब इसको हम समझते हैं कि अधिकार की जब बात करें तो सबसे पहले अधिकार अपने विश्व में कहाँ पर परिलक्षित होते हैं, या ऐसा कहें अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है। बिल्कुल, अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है। एंड तक देखिए, काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे इस वीडियो में। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर पूछा जाए अधिकारों की जननी, तो आपको ध्यान रखना है 1215 के अंतर्गत ब्रिटेन में कहाँ पे इसकी अधिकारों का उद्भव होता है? ब्रिटेन। जब ब्रिटेन के जॉन द्वितीय सम्राट, ब्रिटेन में सम्राट थे उस समय, सम्राट जॉन द्वितीय ने मैग्ना कार्टा की घोषणा की थी, यानी ये अधिकारों की एक घोषणा। और ये उस समय के किसानों के अधिकारों की सुरक्षा को लेते हुए उनको कुछ सहूलियतें दी थी। तो अधिकारों के सबसे पहले विश्व में कहाँ पर अभिव्यक्ति होती है? ब्रिटेन में। जननी, अधिकारों की जननी ब्रिटेन से है। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है 1215 की। अब अधिकारों को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत जो हमारे सामने आती है तो वो हम यहाँ पे बात करते हैं। अधिकारों की मद्देनज़र ही फ्रांस की बात करें, हम कहाँ की बात करें? फ्रांस की। तो फ्रांस में आप ध्यान रखना 1789 की क्रांति हुई थी। तो इस क्रांति के द्वारा व्यक्ति ने अपने अधिकार की मांग की और उन्होंने 3 शब्द यानी 3 नारे लगाए। तीन नारे लगाए थे उन्होंने, 3 नारे। और वही नारे उनके अधिकारों को लेकर भी थे। वो 3 नारे उन्होंने कहे: स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व।
बतौरत्व। तो इस तरह से उन्होंने ये 3 नारे किए, यानी यही आने वाले समय में अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत गिने गए। ठीक है ना। अब अगर बात करें ऑफिशियली रूप में, लिखित रूप में अधिकारों की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? प्रमाणिक तौर पे लिखित रूप में अधिकारों की अभिव्यक्ति कहाँ होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। वो हम बात करें प्रमाणिक रूप में, अगर कहें अधिकारों की लिपिक अभिव्यक्ति, लिखित रूप में अधिकार कहाँ पर होते हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखना अमेरिका। अमेरिका के संविधान से भी ये पता लग जाता है कि सबसे पहले मौखिक न करके लिखित रूप में और व्यवस्थित रूप में अधिकारों का अभिव्यक्ति या अधिकारों का दर्शन हमें कहाँ पर होता है? अमेरिका के संविधान में। तो ये तो हमने कुछ शुरुआत में देखा है। अब हम बात करते हैं अपने भारत के अंतर्गत अधिकारों को लेकर शुरुआती तौर पे क्या मांग और क्या दशाएं हुई, और उसके बाद किस तरह से संविधान में अधिकार शामिल हुए। फिर बात करेंगे अधिकार कितने हैं और उससे जुड़े बहुत ही डिटेल महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आपको वो ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ठीक है ना, वो आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो मूल अधिकारों को लेकर ही हम पढ़ रहे हैं। तो भारत में मूल अधिकारों का सबसे पहले जो अगर दौर देखें तो अगर आपको पता होगा 1895 स्वराज्य बिल, स्वराज्य बिल किसने पेश किया था? तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो उन्होंने इस स्वराज्य विधेयक के तहत अधिकारों की मांग की थी। क्या की थी? अधिकारों की मांग। समझ में आया? तो ये वो विधेयक था जिसके दौरान भले ही हम गुलामी में थे, लेकिन उस दौरान इस विधेयक, इस आर्टिकल या इस बिल के तहत अधिकारों की मांग सर्वप्रथम हुई। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें अधिकारों को लेकर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और एग्ज़ाम में और भी पूछा गया है, ठीक है, तो हम बात करते हैं, आपको बता देते हैं, ये सबसे ज़रूरी था, ये सबसे ज़रूरी था। अब और भी ऐसे धीरे धीरे मांग उठती रही है, लेकिन आपको एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि अधिकारों के लिए सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक में पेश की थी। अब जब हम अधिकारों को लेकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तब आता है भारत के संविधान के अंतर्गत अधिकारों से संबंधित। तो अधिकारों को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस और विचार विमर्श भी हुए, और अधिकारों को लेकर संविधान के लिए विशेष समिति भी बनाई थी। यानी हम बात करें संविधान के अंतर्गत, हम अगर संविधान की बात करें तो संविधान के लिए मूल अधिकार समिति का निर्माण हुआ था। मूल अधिकार समिति बनाई थी अधिकारों को संविधान में शामिल और अधिकारों को व्यवस्थित रूप देने के लिए। तो ये जो अधिकार समिति बनाई थी संविधान सभा के अंतर्गत हमें संविधान में शामिल करते हुए संविधान को एक महत्वपूर्ण रूप देते हुए, तो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आ भी जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और अधिकारों को लेकर एक उप समिति भी बनी थी, उप समिति, अधिकारों के उप समिति बनी थी। ये ध्यान रखना, ये इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। ओके, ये पता होना चाहिए। तो उप समिति बनी थी, वो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अधिकारों की जो उप समिति बनी उसके, तो उसके अध्यक्ष आप ध्यान रखेंगे जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। तो इस तरह से आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि अधिकारों को लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित यानी अधिकारों पर पहुंचने से पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो समझना जरूरी होता है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात जो आ जाती है कि हमें जो अधिकार मिले थे कितने मिले थे। जब हमारा संविधान का निर्माण हो गया उस दौरान हमें कितने अधिकार थे?
बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना है कि अधिकारों को लेकर क्या चीज़ है, ठीक है ना। फिलहाल तब तक हम बढ़ते हैं भाग 3 अधिकारों से संबंधित है, यानी अधिकार को समर्पित भारतीय संविधान का भाग। तो भाग 3 को अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का सर्वोच्च महत्वपूर्ण भाग बताते हुए इसके बारे में जो चीज़ कही थी वो आपको लिखना है। सर्वाधिक प्रकाशमान एवं अलौकिकता वाला भाग कहा। तो ये ध्यान रखना, अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वोच्च प्रकाशमान और अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण भाग 3 को अम्बेडकर जी ने कहा था कि अलौकिक और प्रकाश में बहुत ही अद्वितीय जो भारतीय संविधान का इच्छा है वो भाग 3 है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ से, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समय आपको कुछ चीज़ें और हम बताना चाहेंगे जो आपको समझना है, ठीक है। ओके, तो देखिए एक चीज़ आपको हम अधिकार पे जाने से पहले ये बता देते हैं कि अधिकार, ठीक है ना। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जो अधिकारों की हम जब बात करें तो कि प्रश्न ये भी आता है कि कितने अधिकार है, या क्या सभी अधिकार एक विदेशी व्यक्ति को, विदेशी नागरिक को भी प्राप्त होते हैं या नहीं होते, या कितने अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। विदेशी नागरिकों को प्राप्त अधिकार, तो इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो आप नोट करेंगे। अनुच्छेद आप नोट करना है 15, 16, 19, 29। ये मैंने आपके सामने कुछ अनुच्छेद लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कुछ अनुच्छेद लिखे हैं। ये अनुच्छेद आप ध्यान रखना, ये वो अनुच्छेद है या ये वो जो बातें हैं जो आपको बताइए वह, यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लेना कि कुछ कंफ्यूजन ना हो। ये भारतीय नागरिकों को, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 इसके तहत जो व्यवस्थाएं की गई हमारे संविधान के अंतर्गत, तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही ये अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी पूछा जाए कि कौन से अधिकार या कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, तो वो हैं 15, 16, 19, 29 और 30। अब हम बात करते हैं जो भारत के नागरिक को भी और कोई विदेशी नागरिक है, दोनों को, विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। मैं आपको बता रहा हूँ वे अधिकार या उससे संबंधित सुविधाएं या आर्टिकल जो भारत और उसके सभी यानी दोनों को प्राप्त है, ठीक है ना। तो वो आप ध्यान रखना है 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये कुछ आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है जो एक भारत के नागरिक के साथ विदेशी नागरिक जो है उसको भी प्राप्त होते हैं। लेकिन सिर्फ भारत को ही, किसी विदेशी नागरिकों को अधिकार या वो जो अनुच्छेद है उसके तहत उसको नहीं माना जाता है, या सिर्फ भारत के नागरिक को ही सहूलियत मिलती है अधिकारों के तहत, वो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29। अभी बताऊंगा ये क्या है।
ये जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ सबके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो ये सब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि अधिकारों के बारे में। अधिकारों के बारे में सबसे ज़रूरी अब बात आती है अपनी। ओके, तो देखिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो अधिकार हैं वो कितने थे। भारत के संविधान निर्माण के समय 7 अधिकार थे। वर्तमान में 6 अधिकार है। कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। तो जो एक अधिकार था जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये अधिकार समानता और सद्भावना जैसे विचारों को लाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए, आर्थिक समानताओं को लाने के लिए इस अधिकारों को हटा दिया गया। यानी पहले ये अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत शामिल था। ये संपत्ति का अधिकार हमें पहले अनुच्छेद 31 के तहत प्राप्त था, लेकिन अब जब भारतीय संविधान में 44वां संशोधन हुआ, 44वां संशोधन हुआ, और ये संशोधन हुआ था, ध्यान रखना, 1978 के द्वारा, तब से इसको अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अब कानूनी अधिकार का रूप दे दिया। कानूनी अधिकार का रूप मिल गया है। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये सिर्फ आपका कानूनी हक है। अगर संपत्ति आपके पास है तो ये आपका कानूनी हक है। अगर आपके पास अनावश्यक या गैर कानूनी पैसे हैं तो वो छापे मारे जाते हैं और वो पैसे और उसके साथ साथ आपको दंड भी भुगतान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कानूनन अधिकार है आपको संपत्ति रखने का, मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि ये करप्शन और बहुत सारी ये इस आर्थिक असमानताओं की दुविधाओं को दूर करने के लिए किया गया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो फिलहाल कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार। तो हम यही शुरू करते हैं इन 6 अधिकारों को लेकर। तो हम बात करते हैं 6 अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर ही हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकार सीरियल से याद करना है तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, तो हम यहाँ पे सीरियल से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पे एक लाइन या हम कहें एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, और इस ट्रिक्स से हम पूरे के पूरे 6 के 6 अधिकार सीरियल से याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीरियल से करें, आपको ध्यान रखना है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार, संस्कृति के या संस्कृति का उपचार। उपचार हैं। ओके, तो ये है जिससे हम हमारे पूरे मौलिक अधिकारों को याद रखेंगे। पूरे मौलिक अधिकारों को देखिए, सबसे पहले सम। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। अब ये मिट गया है क्योंकि अभी हमारे पास 6 अधिकार है। कितने अधिकार है? 6। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले अधिकार से। सम से याद रखना समस्त, समानता का अधिकार। क्या हो गया पहला? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। और इसके लिए आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल है 14 से 18। अब ये पूरा बताने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे भारत के संविधान में कितने अधिकारों के संबंधी अनुच्छेद है? 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक भारत के संविधान में ये जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? सिर्फ और सिर्फ 12 से 36 ये है अधिकारों से संबंधित। किससे संबंधित है? अधिकारों से। लेकिन जो मूल रूप में जो अधिकार हैं
उससे संबंधित जो आर्टिकल जो शुरू होते हैं वो होते हैं 14 से। कब से होते हैं? 14 से। तो फिर ये 12 क्या है? तो ध्यान रखें, अनुच्छेद 12 में राज्य की संघ परिभाषा, राज्य की संघ के रूप में, राज्य की संघ के रूप में परिभाषा दी गई है, समझाया गया है। और अनुच्छेद 13 ये है न्यायिक पुनरावलोकन, और ये शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस तरह से भले ही अधिकार 12 से 35 तक है, लेकिन अधिकार है 14 से शुरू होते हैं। तो 12 क्या है? राज्य की संघ रूपी परिभाषा के बारे में कहा गया है, और 13 न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। और अब बात करें तो हमारे जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 तक पूरे हो जाते हैं। तो ये जो अनुच्छेद 33, 34 और अनुच्छेद 35 है, ये है सैनिक अधिकार। क्या है? सैनिक अधिकार। सैनिक अधिकारों के संबंध में ये आप ध्यान रखना। प्रश्न ये पूछा जाता है, बार बार याद है कि अधिकार 12 से लेकर 35 तक टोटल 23 अनुच्छेद है जो मूल अधिकारों से संबंधित है। लेकिन जब हम अधिकार पढ़ते तब तो 14 से शुरू होते हैं और 32 तक खत्म हो जाते हैं। फिर ये इतने बड़े अधिकार के अनुच्छेद क्यों हैं? तो ध्यान रखना है 12 और 13 किससे संबंधित है, और जब हम पढ़ते 32 के बाद 33, 34 और 35 ये सैनिकी अधिकार से संबंधित होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना? ओके। तो हम आते हैं समानता का अधिकार जो दिया हुआ अनुच्छेद 14 से 18। और जो आपको अच्छा लग रहा है ना, नोट जो करना है वो करते रहिए, क्योंकि आपको ये कहा नहीं जाएगा बार बार कि आपको नोट करना है कि नहीं करना है, कि ठीक है ना? आपको नोट करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप नोट करेंगे। ठीक है। तो ये मिटा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो अधिकार है उससे संबंधित प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। ओके। तो समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद। तो हम बारी बारी से शुरू करेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 14, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार यानी भारत के ये कानून, न्याय और विधि के संदर्भ में सभी लोग समान हैं। कानून सभी के लिए समान है, और व्यक्ति से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी कानून को समान रूप से आदर करे। तो विधि के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 15। ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी है और इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15 में जो दिया गया है वो चीज़ देखें, भेद संबंधी समानता, यानी यहाँ पे जो भेदभाव है उसको भी समान रखने का चाह है, यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे भेदभाव संबंधी जो भी है वह चीज़ों को समान किया जाएगा। जैसे स्त्री पुरुष को लेकर हो, इनके जाति व्यवसाय या किसी भी तरह के हो, तो उनके बीच समानता का व्यवहार किया जाएगा। यानी भेद संबंधी जो कुरीति उसको समाप्त करके समानता की स्थापना करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। याद रखना है लोक नियोजन। लोक नियोजन यानी लोक नियोजन के लिए सरकार के द्वारा या संविधान के अंतर्गत समानता की व्यवस्था की गई है कि अगर हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरी निकली है तो बड़े लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, हम नहीं भर सकते, ऐसा नहीं। सरकारी पद और सरकारी सुविधाएं, सरकारी व्यवस्थाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होगी। लोक नियोजन के समक्ष समानता। समझ में आया? फिर बात आती है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान में अस्पृश्यताओं का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता आपको पता होगा, पहले
भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ था, काफ़ी भेदभाव था, तो कुछ ऐसे जन समुदाय या वर्ग थे जिनको अशुद्ध माना जाता था, तो उनके प्रति भेदभाव किया जाता था। लेकिन वर्तमान में सभी भारत की इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में सभी समान हैं, तो भेदभाव के साथ अगर मतलब कहीं पर भेदभाव होता है तो ये गलत है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई किसी व्यक्ति को अशुद्ध मानता है, उसके खिलाफ भेदभाव करता है, तो उसे कानूनी दंड दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता जैसी गंभीर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया गया है। फिर बात आती है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, तो 18 के अंदर कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। भारत ने और भारत के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जब लोकतंत्र में सभी समान हैं तो किसी को भी अलग वीआईपी दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को विशेष दर्जा दिया गया तो वापिस भेदभाव हो जाएगा, ऊंच नीच की भावना आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये समाज के अंतर्गत किसी तरह की उसको वीआईपी कैटेगरीज में नहीं रखा जाएगा, सभी समान रखा जाएगा, कोई उपाधि नहीं रहेगी। लेकिन 18 फर्स्ट के अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षा के संबंध में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको यहीं पे बता रहा हूँ मैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षा की उपाधि धारण की जा सकती है। यहाँ पे ध्यान रखना, शिक्षा, दूसरा है सैनिक, राज शिक्षा। अगर राज शिक्षा के द्वारा कोई उपाधि किसी को दी जा रही है तो वो धारण कर सकता है, उसके प्रति यहाँ पे छूट दी गई है। और आर्टिकल 18(2) विदेशी उपाधियां, तो ये कहा गया है कि कोई भी नागरिक जिसको विदेशी उपाधियां अगर मिल रही है तो उसे पहले भारत के राष्ट्रपति से सलाह लेनी होगी या परमिशन लेनी होगी। परमिशन, भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद ही कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता मतलब विदेशी उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो एक एक्सेप्शन के तौर पे हैं। बाकी हमने यहाँ पर देख लिया समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 और 14 से 18 में जो डिटेल है वो हमने जान ली। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमने यहाँ पे पहले ये सम पढ़ लिया, क्योंकि अधिकारों को कंटिन्यू पढ़ना है ना, तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक्स बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मिस नहीं होनी चाहिए। अब आता है स्तर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आती रहती है। वो चीज़ क्या है वो आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रह जाएगा कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रह जाएगा आपको। ओके, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 19। ध्यान रखना, इस अनुच्छेद 19 के द्वारा व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद अब जब भारत में आपातकाल लगता है, आपको पता है जब भारत में आपातकाल लगता है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 के द्वारा दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपसे छीन ली जाती है, यानी ये स्वतंत्रता सबसे पहले हट जाती है अधिव्यक्ति के हाथों से। और अगर पूछा जाए या ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि अगर आपातकाल भी लगे तो आपके पास कौन से अधिकार रहेंगे, यानी सिवाय 2 अधिकार के बाकी सभी अधिकार आपातकाल की खतरनाक कंडीशन में आपसे छीन लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना हम जब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है और बहुत बार पूछा भी गया है। 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा दी गई
आपको अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्रता का अधिकार है उसके सब अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा जो आपको स्वतंत्रता दी गई है वह आपातकाल के द्वारा भी आपसे छीनी नहीं जा सकती है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है 19 प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 20 इसमें स्वतंत्रता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता आज़ादी दी गई है कि उन प्रेस मीडिया जो है वो अपनी आज़ादी है उसको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी दी गई है। और इस 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति को आबाद रूप से भ्रमण करने की या मतलब बहुत सी डिटेल्स हैं जिसको हम यहाँ पे बारिश इतना डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हमें और भी काफ़ी यहाँ पे देखना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता हो गई। अब आता है 20 जो अभी मैंने बताया, प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना, यानी आपातकाल के दौरान भी आपसे आपके प्राणों से संबंधित स्वतंत्रता आपसे नहीं छीनी जा सकती है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बहुत बहुत जरूरी है और आपातकाल में यही एक है स्वतंत्रता जो छीनी नहीं जाती है। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात आती है जो आपको ध्यान रखना है। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है 21 आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछा गया है और इसको लेकर आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह जाती है जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो आपको बता रहा होना चाहिए। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है 20 के अंतर्गत ये जो 21 है वो इससे संबंधित है। 20 ध्यान रखना, दोष सिद्धि के विरुद्ध, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कहा गया है कि 20 के तहत 21 और 20 ये बहुत ही जरूरी है और इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सजा के दौरान जो उस पर अभियोग लगा है बाद में उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, दोष सिद्धि के विरुद्ध ये अधिकार संरक्षण स्वतंत्रता ये आती है कि एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है तो उस एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, इस तरह से जो दोष सिद्ध हो जाने के दौरान भी आपको क्या संरक्षण और सुरक्षा या स्वतंत्रता मिलती है वो ये आती है अनुच्छेद 20 के द्वारा। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आता है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 आपको ध्यान रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता, यानी एक व्यक्ति जिसको बंदी बना लिया गया है, क्या बना लिया गया है, बंदी, तो इसके बंदी बनाए व्यक्ति को भी यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत के नागरिकों के लिए, ठीक है ना, सबसे जरूरी। तो बंदी बनाए व्यक्ति को भी कुछ संरक्षण और छूट दी जाती है। पहला, वह व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है, उसे उसके साथ समानता मतलब जो सही ट्रीटमेंट होता है मतलब वो दिया जाएगा। अब एक बात करें कि अनुच्छेद 20 के तहत यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को उनके कानूनी सुविधा सहूलत के लिए उसे सुविधा दी जाए, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है अनुच्छेद 20 के तहत 22 के तहत कि किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। इस तरह की
बंदी बनाए व्यक्ति को भी संरक्षण दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के दौरान भी उसे संरक्षण प्राप्त होता है। अब बात आती है अपने स्वतंत्रता के अधिकार के बाद। स्वतंत्रता का अधिकार हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हम आते हैं आगे। तो आगे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जब अब तक हम ये अधिकार पढ़ रहे हैं ना, ये अधिकार आपको याद रखना है। ये अधिकार आपको याद रखना है क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये तो चीज़ आपको बताइए कि आर्टिकल 21 और 20 के द्वारा क्या किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आपको पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राण और देह स्वतंत्रता, हम बात करते हैं यहाँ पे प्राण और देह स्वतंत्रता। तो इसके लिए कानून प्रावधान बनाया गया था, यानी ये कब से आपातकाल हो लगने के बाद भी आपसे प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जाता है। तो ये 44वां संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था। ठीक है, तब से ये जरूरी हो गया। अब इसको और मजबूती भी प्रदान कर दी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं अपने जो अधिकार हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब आते हैं तो सो से आपको हम ध्यान यहाँ पे बताएंगे, ध्यान रखना है कि शिक्षा एवं ये एक बार बताने से पहले थोड़ा हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसको। सो से हम याद रखना है अपना जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संरक्षण। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अगर आपका शोषण होता है तो उस खिलाफ आपके पास क्या संरक्षण रहेगा, आपको क्या अधिकार रहेगा, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो हमने 22 तक तो पढ़ लिया। अब पढ़ना है अनुच्छेद 23। ध्यान रखना है किस तरह का शोषण न हो, मानव के साथ दुर्व्यवहार या श्रम पर रोक। तो इस तरह से मानव का एक तो व्यापार नहीं किया जा सकता, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर न्यायालय में मांग कर सकता है। बालात श्रम पर रोक, बाल श्रम यानी जबरदस्ती, जैसे कहते हैं बंदिया मजदूर है, वो जैसे पिता काम कर रहा है, खरीदी चुका है तो बेटा भी काम करेगा, ऐसी जो मजदूरी है, ठीक है ना, ऐसी जो बेरोजगारी जो होती है उसके खिलाफ संरक्षण दिया गया, बाल श्रम पर रोक लगाई है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो ध्यान रखना है बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम, ये ध्यान रखना, बालात यानी जबरदस्ती होता है श्रम करवाना, बाल श्रम। ठीक है ना, जो बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्री वगैरह यानी कारखानों में श्रम करवाने पर रोक, श्रम करवाने पर रोक। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, यानी बालकों का शोषण न हो इसके लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24। समझ आ गया। अब हम आते हैं द के ऊपर। ठीक है ना, द से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं द से, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके तहत आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे, इसके तहत आर्टिकल वो है 25 से लेकर 28, क्योंकि 24 तक अपने हो गए।
25 से 28। तो ध्यान रखना है आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25, ठीक है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, यानी व्यक्ति को उसके धर्म के प्रति पूरी सुविधा दी जाएगी, किसी भी तरह का उसके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्ति कौन सा धर्म अपना है, क्या उनके संबंध क्या रीति रिवाज रखता है, क्या विचार रखता है, वो उसको खुद को छूट दी है अपने धर्म के संबंधी पूरी तरह से अपने व्यवहार रीति रिवाज चलाने का। यानी अब एक व्यक्ति अपने मन से अपने किसी भी धर्म के प्रति क्या विचार श्रद्धा रखता है, वो उसे पूरी छूट दी गई है। इसी के तहत आपको ध्यान रखना है, जो अपने सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने की छूट दी गई है। तो ये इसी के तहत आता है। एग्जाम में प्रश्न यही आएगा कि कौन सा आर्टिकल सिख धर्म के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है, क्योंकि ये मतलब वैसे तो एक शस्त्र होता है जो खुले तौर पर कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन ये इनके धर्म से संबंधित, इनकी मान्यता से संबंधित जुड़ा हुआ है, तो उन्हें इससे संबंधित छूट दी गई है। तो आर्टिकल 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको ध्यान रह जाएगा। अब बात आती है 26। ये ध्यान रखना, अगर देखो आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपको तुरंत ही किसी भी चीज़ का सहूलियत समाधान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 26, ठीक है ना। 26 में आपको ध्यान रखना है धर्म से संबंधित है, तो इसमें सभी बातें धर्म के अधिकार और उनसे संबंधित ही आती है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है धार्मिक कार्यों का आयोजन की पूरी छूट दी गई है। जो व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित है वह अपने धर्म से संबंधित जितने भी रीति रिवाज कार्यक्रम प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मैं अपने धर्म के लिए कोई प्रोग्राम करना चाहता हूँ, कोई संगठित करना चाहता हूँ, अपने स्तर पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। जो अपने धर्म के संबंधित या धर्म से जुड़े जो लोग उनको शामिल कर सकता हूँ, धर्म से संबंधित कोई भी कार्य भी कर सकता हूँ, प्रोग्राम आयोजन भी कर सकता हूँ। तो इस संदर्भ में धार्मिक क्षेत्र में आयोजन की पूरी छूट दी गई है, यानी धार्मिक क्षेत्र में कार्य संबंधित आयोजन की पूरी छूट दी गई है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब आता है आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27। ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो धार्मिक कार्यों में व्यय को कर से मुक्ति, ये आपको समझ में आ रहा है। कर से मुक्ति यानी मान लीजिए मैं अपने धर्म के संबंध में अपने धर्म के लिए कुछ खर्चा कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैं लाख रुपए किसी धार्मिक कार्य में अपने धर्म की किसी परंपरा रीति रिवाज को निभाने में खर्च कर रहा हूं, तो मुझे उस धर्म के क्षेत्र में कार्य में खर्च करने के लिए कर टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। तो ये स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षण निषेध। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित प्राइवेट निजी संस्था चला रहा है और धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो बात अलग है, लेकिन कोई राजकीय संस्थाएं या राजकीय प्रायोजित संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है या गवर्नमेंट के सहयोग से चल रही या अर्ध सरकारी संस्थान है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस तरह से धार्मिक भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। कोई अपने प्राइवेट निजी संस्थान में धर्म संबंधी शिक्षा आयोजन कर सकता है, लेकिन ऐसी संस्थाएं जो राजकीय संस्थाओं से बिलोंग करती है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षण का कार्य नहीं दिया जा सकता। तो ये हैं अपने अधिकारों से जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी आर्टिकल 25 से 28। अब आते हैं संस्कृति, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम अधिकार पढ़ रहे तो
मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये और पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे संस्कृति। तो इसकी हम यहाँ पे बना अपना इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। संस्कृति एक शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हो गया अपना आर्टिकल 29 से 30 29 से 30 ध्यान रह जाएगा। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अनुच्छेद 29 में क्या किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और भाषा के संरक्षण की पूरी छूट। ठीक है, यानी जो जनसंख्या में कम है, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उनकी अपनी खुद की लिपि होती है, उनकी खुद की भाषा होती है, तो इसको लेकर बहुसंख्यक हैं वो इस पर हावी न हो जाए। तो इसलिए व्यवस्था की गई कि भारत में हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से भाषा लिपि संबंधी अपने अल्पसंख्यक लोगों को उनके संरक्षण की पूरी सेफ्टी और सुविधा दी गई है, उनको छूट दी गई है अपने धर्म और अपने भाषा संबंधी जो भी लिपि सुरक्षण है उसको अधिकार सुरक्षित रखने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति, शिक्षा संबंधी संरक्षण का पूर्णतः अधिकार दिया गया। इसके लिए राज्य भी सहायता कर सकता है, लेकिन उनको इसके क्षेत्र में पूरी छूट दी गई है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ये बात आती है कि जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक लोग हैं, इन अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने की पूरी छूट दी गई है। कोई जनसंख्या में कम है, ठीक है ना, जैसे हम बात करें पारसी है, यहूदी है या ईसाई है, तो ये अपने लैंग्वेज, अपनी शैली, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए उन्हें सरकार भी सहूलियत देती है और उनकी अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी शिक्षण संस्थाएं भी खोल सकती है, तो उसके लिए उन्हें पर्याप्त रूप से छूट दी जाती है। तो इस तरह से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30। अब बात आता है नेक्स्ट, जो हम आगे बढ़ते हैं और आपको वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, संस्कृति हो गई। अब आता है उपचार। तो हमने अभी आर्टिकल 30 पढ़ा है, तो 30 के बाद डायरेक्ट 32 आ रहा हूँ, 31 नहीं, क्योंकि 31 पहले बताया ना कि अनुच्छेद 31 क्या था, संपत्ति संबंधी शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का हटा दिया गया है, तो ये रद्द हो गया है। ठीक है ना, तो अब आते हैं 32, या हम अगर फॉर्मूले से चल रहे हैं तो फॉर्मूले के तहत हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे उपचार। ठीक है, उपचार यानी यहाँ पे अपना रूल्स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इसको लेकर अंबेडकर जी ने, बहुत अच्छी बात है और आप इसको ध्यान रखेंगे, अंबेडकर जी से पूछा गया कि आप पूरे संविधान के अंतर्गत कौन से आर्टिकल को सबसे ज़्यादा महत्व दोगे।
ठीक है, और जिसको अगर वो आर्टिकल नहीं हो तो पूरा संविधान निष्क्रिय हो जाए। तो अंबेडकर जी ने कहा था आर्टिकल 32 ये जो है वो इस भारत के संविधान का, भारत के संविधान का हृदय एवं आत्मा है, हृदय एवं आत्मा है या आत्मा कहा। समझ में आ गया? अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये सबसे जरूरी। अब देखो इसके तहत आप ध्यान रखना अधिकारों का संरक्षण होता है और इसके तहत अधिकारों की सुरक्षा को लेकर, अधिकारों की सुरक्षा को लेकर जो हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ लेख जारी करता है। क्या करता है? कुछ लेख जारी करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अधिकारों की सुरक्षा को लेकर, ठीक है। जैसे कि आपके अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जाएंगे, आपने न्यायालय में जाकर अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग करेंगे। तो कहे ना कहे मतलब अम्बेडकर जी का है कि सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल यही है, क्योंकि ये पूरे अधिकारों को सुरक्षित रखता है। ये अधिकार ये आर्टिकल ऐसा है जो बाकी अधिकारों को गति, सहूलियत और संरक्षण प्रदान करता है। तो इसी के तहत कुछ लेख जारी किए जाते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत लेख जारी करता है, प्रश्न अगर पूछा जाए अनुच्छेद कौन से अधिकार अनुच्छेद के तहत, तो आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के द्वारा लेख जारी करता है संरक्षण को लेकर। लेकिन हाईकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा लेख जारी करता है और ये लेख हैं 5। कितने लेख हैं? 5। तो हम वही बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के द्वारा जो लेख जारी किए जाते हैं नागरिक और उनके अधिकारों को संरक्षण को लेकर, वो कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5। तो हम वही देखते हैं यहाँ पे। आगे देखते न्यायालय द्वारा जारी लेख, ठीक है ना। या फिर सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत लेख जारी करता है। तो इसको लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो 5 लेख जारी होते हैं, ठीक है ना, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे जरूरी चीज़ है वही यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते, पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका दूसरा नाम है हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है एक व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है, एक व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस बंदी बनाए व्यक्ति को क्या मतलब संरक्षण दिया जाएगा बंदी बनाए व्यक्ति को। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, एक व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया तो उस बंदी बनाए व्यक्ति को भी संरक्षण होगा। क्या संरक्षण होगा? कि उसके अधिकार होंगे, बंदी बनाए व्यक्ति के पास भी कुछ अधिकार होंगे। अधिकार ये होगा कि व्यक्ति जिसको बंदी बनाया है उसे बंदी बनाए जाने का कारण पता होना चाहिए। दूसरा, जो बंदी बनाया व्यक्ति है उस व्यक्ति को बंदी बनाने के और न्यायालय ले जाने के भी 24 घंटे वक्त होता है। यानी एक व्यक्ति जिसको बंदी बनाया है उसे 24 घंटे के अंदर ही अंदर न्यायालय में पेश करना होता है, और उसे अगर कोई वकील नहीं होता तो उसे सरकारी वकील दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से उसे बंदी बनाए व्यक्ति को भी ये संरक्षण दिया जाता है, यानी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब बात आती है दूसरा, परमादेश।
क्या है? परमादेश। अब इसको पूछा जाए इसका इंग्लिश नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना मैंडमस, ठीक है ना, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। परमादेश, परमादेश का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बात करें एडिशनल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आदेश कि आप निम्न क्षेत्र में कार्रवाई न करें। निम्न क्षेत्र में यानी ये एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है। क्या है? आदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ध्यान रखना है कि आप निम्न क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है इस संदर्भ में जो भी मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा। इस तरह से या किसी भी न्यायालय को किसी विवाद या मसले पर आदेश दे सकता है कि आप इसके संदर्भ में पुख्ता जानकारी हमें दीजिए। परमादेश का मतलब होता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ तो मैं अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी क्षेत्र में सूचना मांग सकता हूँ या उससे उन संदर्भ में पूरी जानकारी ले सकता हूँ। किसी भी केस से संबंधित, किसी भी मामले से संबंधित उनकी जानकारी प्राप्त करने का आदेश, तो वो परमादेश यानी मैंडेमस कहलाता है। फिर आता तीसरा, यानी सर्वोच्च या हाईकोर्ट के द्वारा तीसरा लेख जारी किया जाता है प्रतिषेध। क्या जारी किया जाता है? प्रतिषेध। ठीक है ना। अब देखो प्रतिषेध का ध्यान रखना, यहाँ पे जो अपना वर्ड आता है प्रोहिबिशन। क्या वर्ड लिखेंगे आप? प्रोहिबिशन। मतलब रोकना। एक वर्ड में कहे तो क्या होगा? रोकना, ठीक है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, इस अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी मामले, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को पता लगे कि फलाना जो हाई कोर्ट है वह ऐसे विवाद पर अपना फैसला दे रहा है, टिप्पणी कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो ध्यान रखना, इस तरह का कोई मैटर है तो जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय को मना करते हैं कि आप फलाने केस पर, फलाने विवाद पर कोई टीका टिप्पणी न करें, वो मैटर जो मसला है वो आगे फॉरवर्ड करें। तो इस तरह से उसको रोकना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर लेते हैं, तो उसके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर जाकर काम करते हैं तो कुछ गलत मिसयूज ना हो जाए, इसलिए ये किया गया है। क्या किया गया है? प्रोहिबिशन। समझ में आ रहा है? चौथा, जो सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के द्वारा लेख जारी किया जाता है, हम यहाँ पे बात ही करते हैं, लेख जारी किया जाता है वो क्या है, ठीक है ना, वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। अब इसका अगर इंग्लिश वर्ड आप याद रखना चाहें तो वो भी लिखें, सर्सियोरेरी, ठीक है ना। ये वर्ड है जो आप तो ध्यान रखना है, सर्सियोरेरी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है। ये सर्सियोरेरी के तहत क्या चीज़ है जो हमें समझ में आनी चाहिए, या हाईकोर्ट है या किसी और के द्वारा ये क्या चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है। सर्सियोरेरी के लेख जारी करता है तो इस लेख का क्या औचित्य, क्या मूल्य है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये उच्च न्यायालय अपने जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों से सूचना मांगने की शक्ति, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उत्प्रेषण का मतलब है सर्सियोरेरी यानी उच्च न्यायालय है, जो भी उच्च न्यायालय वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों से
सूचना मांग सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में उनके किसी भी मामले से संबंधित सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है अधिकार प्रसार। इंग्लिश वर्ड आप ध्यान रखें, को वारंटो, को वारंटो, यानी इसका मतलब है किस हक से, किस हक से, किस हक से पद पर काम किया जा रहा है। ये कोई वीआईपी जो उच्च होता है ना, वो अपने अधीनस्थ के खिलाफ, मतलब मान लीजिए, क्योंकि आपको देखा होगा कि बहुत बार ये देखा है, कोई फर्जी अधिकारी ऐसे घूम घूम के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या उनसे उनका शोषण करते हैं। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या जो उच्च न्यायालय उसके द्वारा किसी व्यक्ति के पास ये भेजा जाता है उससे पूछा जाता है कि भाई साहब आप इस पद पर किस हक से काम कर रहे हो। मान लीजिए ऐसे कोई बिना संवैधानिक पद की मान्यता प्राप्त के कोई व्यक्ति पद पे काम करने लग जाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा उसे पुख्ता जानकारी या प्रूफ मांगा जाता है कि भाई आप इस पद पे काम करके किस हक से कर रहे हो। जब तक व्यक्ति संतुष्टजनक जवाब नहीं देता था, व्यक्ति उस पद पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि फर्जी व्यक्ति फर्जी पद बना के या फर्जी पद धारण करके भी काम करते हैं। तो इस तरह से कुछ गलत ना हो जाए लोक प्रशासन व्यवस्था में, तो ये अपने न्यायालय के द्वारा लिख जारी किया जाता है, को वारंटो, अधिकार प्रसार की भाई साहब आप इस पद पे किस हक से काम कर रहे हो। अगर आप इस पद पे प्राप्त हो तो यथासंभव उत्तर दीजिए कि मैं फलाना विज्ञप्ति के द्वारा लगा हूँ और मेरा ये सीरियल क्रमांक नंबर है, मतलब जो भी सरकारी रिकॉर्ड होता है वो जानकारी देनी होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति है जो फर्जी लगाए तो ये जानकारी नहीं होती है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत पद का उपयोग न किया जाए या गलत अधिकार का उपयोग न किया जाए, इसलिए उसके खिलाफ कोर्टो वारंटो जारी किया जाता है कि जब तक यथासंभव उत्तर न दिया जाए व्यक्ति अपने पद पे काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, अधिकार से संबंधित वो सभी डिटेल जो एग्जाम में पूछी जाती है। इससे बाहर अधिकार से जुड़े प्रश्न नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आया है कि कुछ भी डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। अदरवाइज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।